हमें अपने पूर्वजों से उनके ज्ञान, प्रेम, संपत्ति, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं इत्यादि की प्राप्ति होती है। संतान को माता पिता से उनके जन्म के साथ साथ मृत्यु का दान भी मिलता है। संतान को माता पिता से ज्ञान, प्रेम के साथ साथ अंधकार, बैर, घृणा इत्यादि की भी प्राप्ति होती है। और यदि यह अंधकार मन का हो, हृदय का हो और चाहे वास्तविक हो, अंधकार हमेशा भय का कारण बनता है और इससे जीवन की हानि होती है। तो हमें अपने जीवन में इस अंधकार और भय को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात माता पिता से हमें उनके गुणों के साथ साथ अवगुणों की भी प्राप्ति होती है। यदि हम अपने जीवन में इन अवगुणों को त्यागने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चय ही हमारा जीवन सुखदायी होगा, आनंदमय होगा। Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and this is the lecture number 2 in which we are going to discuss. इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वैद्युतशीलताओं में संबंध। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक आवेश के बारे में पढ़ा था और कूलम्ब लॉ को भी हमने समझने की कोशिश की थी। ठीक है, यदि आपने बेटा पुराना लेक्चर नहीं देखा, इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप बम्बोले एकेडमी पे यूट्यूब पे टाइप कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके उस पर बहुत सारे सीरीज ऑफ लेक्चर हमने पोस्ट किए हुए हैं हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली, तो आप उन्हें जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए हमारा अथक प्रयास रहेगा कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करें, जैसा हम इंग्लिश मीडियम में भी करते रहे हैं, है ना। और आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के टर्म भी सीखने को हमारे यहाँ मिलेंगे, जिससे कि आप नीट और जेईई मेंस के एग्ज़ाम की भी तैयारी आप कर सकते हो। तो मेरी आपकी शुभकामनाएं हैं कि आप हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अपने दोस्तों को और अपने जो स्कूल के मित्र हैं, अपने टीचरों को भी इवन आप हमारे बम्बोले एकेडमी का लिंक दे सकते हैं। आप इन वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन परमिटिविटीज़, वैद्युतशीलताओं में संबंध। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ वैद्युतशीलताएं कितने प्रकार की हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी वैद्युतशीलताएं पढ़ी थी बेटा? एप्सिलॉन नॉट सबसे पढ़ी थी। ये क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है ये? निर्वात की वैद्युतशीलता। दूसरा, ये क्या होती है? ईएम जो होती है मीडियम, माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है? मैं इधर लिख देता हूँ। ये क्या है? ई नोड होती है बेटा निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्लियर है क्या बात? ईएम क्या होता है बेटा? ईएम या इसे सिंपली ई से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये होती है माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। और जो ईआर होता है, ईआर फॉर रिलेटिव बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपेक्षित, आपेक्षित वैद्युतशीलता, है ना। क्या बोलेंगे इसे? आपेक्षित, आपेक्षित वैद्युतशीलता। क्लियर है क्या बात? आपेक्षित वैद्युतशीलता हम बोलेंगे। अब हम इसमें संबंध लाने की कोशिश करेंगे कि इसमें संबंध क्या क्या होता है ना। ठीक है बेटा, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जब दो आवेशों को, ध्यान से समझना, जब दो आवेशों को Q1 और Q2 को यदि हम निर्वात में रखें, किस में रखें? निर्वात में। निर्वात का मतलब वैक्यूम में, है ना। तो जो यदि r डिस्टेंस है, इनके बीच की दूरी यदि r है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाता है। किस में है ये बेटा? निर्वात में, है ना। एफ नोड मान लेते हैं इसे थोड़ी देर के लिए। एफ नोड का मतलब है निर्वात में लगने वाला फोर्स। कहाँ पर है ये? लिख देता हूँ। निर्वात में, निर्वात में दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल कितना है? इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब यदि हम इन दोनों आवेशों को किस में रखें? यदि हम इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखें, जैसे Q1 और Q2 है, और आपने इसे किस में रख दिया बेटा? आपने इसे किसी माध्यम में रख दिया इस तरीके से, है ना। जैसे कोई माध्यम है, मान लेते हैं इस तरीके से, ये माध्यम है, आपने इसमें रख दिया। तो ध्यान देने वाली बात है कि माध्यम की
माध्यम की वैद्युतशीलता कितनी है बेटा, मान लेते हैं EM है, EM फॉर मीडियम, M फॉर मीडियम। तो बेटा इन R डिस्टेंस है इनके बीच, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा मीडियम में, जो फोर्स होगा वो 1/4 पाई EM और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होता है। आगे बात समझ में, व्हाट इज EM? EM इज माध्यम की वैद्युतशीलता। EM क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता है। ये क्या है? माध्यम में, किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, है ना, लगने वाला बल। थोड़ा सा लिख लेना, इसके आगे लिख लेना। आगे बात समझ में, इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, यदि आप इक्वेशन नंबर 2 1 को और 2 को डिवाइड कर देते हो तो इधर तो कितना आ जाएगा बेटा, F0 अपॉन FM आ जाएगा। F0 की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बेटा ये क्या हो जाता है, ये आ जाएगा 1/4 पाई EM और दिस इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 इंटू R स्क्वायर। ध्यान से देखो, बाकी सारी चीज़ें कट जाएंगी, ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, तो बचेगा क्या बेटा, बचेगा इधर EM अपॉन E0। क्लियर है क्या बात? और ये होता है बेटा F0 अपॉन FM। आगे बात समझ में, तो ये है EM अपॉन E0। ये क्या है, माध्यम की, ये जो आया ये किसके इक्वल आया, EM अपॉन E0। ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता आ गई। और डिवाइड में क्या आया बेटा, ये आया निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को ही, माध्यम की वैद्युतशीलता को यदि आप निर्वात की वैद्युतशीलता से डिवाइड कर देते हो तो अनुपात है, तो ये हो जाती है आपेक्षित, है ना, आपेक्षित यानी रिलेटिव वैद्युतशीलता। ये क्या है, रिलेटिव वैद्युतशीलता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिलेटिव वैद्युतशीलता मतलब आपेक्षित वैद्युतशीलता, आपेक्षित वैद्युतशीलता क्या होगी बेटा, आपेक्षित वैद्युतशीलता। आपेक्षित वैद्युतशीलता को हम ER से प्रदर्शित करते हैं और ये माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात होता है। आगे बात समझ में, देख लो, चाहे आप लिख लो, इसमें आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो बेटा परिभाषा, कैसे की लिख लो, निर्वात की आपेक्षित वैद्युतशीलता, या इसे आप पैरा वैद्युतांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरा वैद्युतांक। लिख लो कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम की आपेक्षित वैद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक कहते हैं, क्लियर है क्या बात? इसे दूसरे प्रकार से और लिख सकते हैं हम। एक तो परिभाषा भी अभी आपने लिखी है कि माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, पैरावैद्युतांक या आपेक्षित वैद्युतशीलता कहते हैं। लेकिन यहाँ देखो कि ER इज ऑल्सो इक्वल टू, ये इसके बराबर और है कि EM अपॉन E0 को तो हम बोलते ही हैं, साथ में हम F0 अपॉन FM को भी बोलते हैं। F0 क्या है बेटा, F0 है, F0 जब 0 लग जाता है तो उसे नोड बोलते हैं। F0 है यदि दो आवेशों को निर्वात में लगा जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, और यदि दो आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का अनुपात। तो लिख लो, दूसरी परिभाषा लिख लो कि यदि दो आवेशों को निर्वात में रखने पर लगने वाला बल तथा उन्हीं दो आवेशों को समान दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को भी आपेक्षित वैद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक बोलते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्या, किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रखने पर लगने वाले बल
तथा उन्हीं दो आवेशों को समान दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को आपेक्षित वैद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक भी बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप ये वैद्युतशीलता का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तो है ना। सबसे अच्छा, यहाँ बोर्ड में तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको एक सिंबल जो नीट में यूज़ होगा आपका, है ना, किस तरीके से, यहाँ भी बता देता हूँ। जो EM लिखा है, इसे EM नहीं लिखते हम, जनरली इसे E ही लिखते हैं अपॉन E नॉट। क्लियर है क्या बात? तो जो E की वैल्यू होती है वो E नॉट कितनी होगी? E इंटू आर के इक्वल होगी। तो अगर जो किन्हीं दो आवेशों को आप Q1 और Q2 को एक माध्यम में रख दें और उस माध्यम का पैरावैद्युतांक कितना है बेटा? पैरावैद्युतांक या सापेक्ष वैद्युतशीलता ER है, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगता है? ये EM ही है ना, ये EM ही है। कहाँ गया? EM कितना है? E नॉट इंटू ER, और बस मैंने EM को E से रिप्रेजेंट कर दिया है। EM से रिप्रेजेंट नहीं करते, E से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का फर्क आया बस। 1/4 पाई, यहाँ पे कितना था? EM था, तो EM की जगह E लिख दिया, है ना। ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो दोनों अंतर है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा है, यहाँ पे E लिखा है, इसका मतलब माध्यम का है ये, है ना, माध्यम की वैद्युतशीलता। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? 1/4 पाई E नॉट ER Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर भी लिख सकते हो। E को क्या लिख देंगे? E को E नॉट इंटू ER भी आप लिख सकते हो। तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला लिखना है। समझ में आई बात? तो अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो निर्वात के लिए निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, देखो जो हमने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी इंग्लिश में बोलते हैं। निर्वात की माध्यम की सापेक्ष वैद्युतशीलता जो ER होती है वो माध्यम की, है ना, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ये निर्वात की है माध्यम की। सबसे ज़्यादा जो ER, यदि माध्यम निर्वात है, निर्वात का मतलब जो EM है माध्यम की वैद्युतशीलता कितनी है? वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो ER किसके बराबर आ जाएगा? ER आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 1। यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता, है ना, निर्वात की वैद्युतशीलता किसके इक्वल होगी बेटा? वो 1 के इक्वल होती है। आगे बात समझ में? दूसरा, और जैसे कि जो वो हैं, क्या बोलते हैं आपका, धातुएं हैं, धातुओं के लिए जो ER होता है, रिलेटिव परमिटिविटी यानी आपेक्षित वैद्युतशीलता जो होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? आपेक्षित वैद्युतशीलता अनंत होती है, ER होती है। तो यदि दो आवेशों को धातुओं के बीच रख दिया जाए या धातुओं पे रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, जैसे Q1 है और Q2 है, और ये माध्यम क्या है बेटा? माध्यम है धातु। आगे बात समझिए, धातु के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है, आपेक्षित वैद्युतशीलता, उसका मान इनफाइनाइट होता है। क्लियर है क्या बात? तो जो फोर्स लगेगा माध्यम में वो कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगता है। क्लियर है क्या बात? लेकिन ER की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/∞। तो फोर्स कितना हो गया? 0। इसका मतलब यदि धातु है, माध्यम और धातुओं के बीच में दो आवेश रखते हैं तो उसके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ कि जो वाटर के लिए होती है वो 80 या 81 है के बराबर होती है। किसके लिए होती है? रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे के भी बोलते हैं 81। पैरावैद्युतांक बोल दो या अपेक्षित वैद्युतशीलता बोल दो, किसके लिए? वाटर के लिए इसका मान 80 या लगभग 81 के इक्वल भी होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। क्लियर है क्या बात? अब मैं इसे साफ कर देता हूँ। तो दूसरा जो हमारा टाइटल है, इसके बाद हमने इससे पहले लेक्चर में हमने कूलम का नियम पढ़ा था,
अब हम कूलम के नियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लिख लो, हेडिंग डाल लो आप कूलाम के नियम के, है ना, क्या हेडिंग है, कूलाम के नियम से संबंधित, कूलाम के नियम से संबंधित, कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। महत्वपूर्ण तथ्य मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, सबसे पहला लिखो कि कूलाम बल आकर्षण और प्रतिकर्षण किसी प्रकार का भी हो सकता है। पहला पॉइंट क्या है बेटा, कूलाम बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रतिकर्षण कब होगा बेटा, जब समान चार्ज होंगे, समान आवेश होते हैं, और आकर्षण प्रकार का कब होगा, जब असमान चार्ज होंगे। तो ये हो गया बेटा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। इसका मतलब जो फोर्स है वो व्युत्क्रम वर्ग का मतलब है कि जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। कूलाम बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अब बेटा तीसरा पॉइंट लिखो, कूलाम बल की जो परास है, इसकी जो परास है वो कितनी है, 10 की पावर -15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक ही होती है। कुछ किलोमीटर तक ही होती है इसकी परास। लिख लो, कूलाम बल की परास 10 की पावर -15, 10 की पावर माइनस को क्या बोलते हैं हम, 1 फर्मी भी बोलते हैं, है ना, फर्मी इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, फर्मी भी बोलते हैं, से कुछ किलोमीटर तक ही होती है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। क्लियर है के बाद। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखो कि कूलाम बल चौथा पॉइंट लिखो बेटा, कूलाम बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। कूलाम बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, जो कि कहता है क्या, कि प्रत्येक एक्शन के लिए रिएक्शन होगी, क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, अभी पढ़ेंगे हम कि अगर जो इस पे फोर्स F लग रहा है, Q1 पर फोर्स इधर डायरेक्शन में लग रहा है, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। यदि ये फोर्स F1 है और यदि ये फोर्स F2 है, Q1 Q2 को कुछ दूरी पर रखने पर Q1 पर फोर्स इधर की ओर F1 लग रहा है और Q2 पर इधर की ओर F2 लग रहा है, तो दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के परिमाण क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे, लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न होंगी, दिशाएं अपोजिट होंगी, है ना, विपरीत होंगी। यही तो है न्यूटन का तृतीय नियम, है ना। अब दूसरी बात और ये है कि पांचवा पॉइंट क्या है कि जो कूलाम का बल है वो कूलाम का बल माध्यम पर भी निर्भर करेगा, और कूलाम का बल माध्यम पर निर्भर करता है। ऐसे लिखो, कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, जैसे मान लिया हमने किसी Q1 और Q2 को रखा किसी माध्यम में जिसका सापेक्षित वैद्युतशीलता ER है, तो बेटा देखो, जब सापेक्षित वैद्युतशीलता ER हो जाएगी तो माध्यम में लगने वाला बल 1/4πε0 ER, है ना, अभी बताया ना, ER Q1 Q2/R² के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब Fm की वैल्यू घट जाएगी। Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी, माध्यम में वैद्युत बल जो है वो घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ER से डिवाइड हो गया ना, ये 1/ER और 1/4πε0 Q1 Q2/R², इस तरीके से लिखा है, तो ER से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये वैद्युतशीलता क्या है, जो निर्वात में बल है, जो माध्यम में बल है वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है क्या बात। जबकि ये जो अधिकतम होगा, ER की वैल्यू 1 होती है ना, ER की वैल्यू 1 होगी किसके लिए, निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए बल जो होगा, F जो होगा वो अधिकतम हो जाएगा,
आगे बात समझ में। और जबकि ER जो होती है इन्फिनिटी होती है किसके लिए, धातुओं के लिए, है ना। तो F कितना हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से हम इन 5 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात। ये है। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ इसमें ही कि देखो, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, और एक और पॉइंट मैं एक दो लिखा देता हूँ इसमें। कौन सा पॉइंट, देखो जैसे कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन बेटा आप कर लेना अपनी तरफ से कि जैसे मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, और वो r = 1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। आगे बात समझ में। तो जो r दूरी पर रखे हुए हैं, r = 1 मीटर, तो इनके बीच ये माइनस चार्ज होता है, तो इस पे बल कैसा लगेगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा, रिपल्सिव मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा, K Q1 Q2/r² लगेगा। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है, E4 इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि वैद्युत स्थिति, है ना, वैद्युत स्थिति की बल। तो K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। जो Q1 होता है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय r² का मतलब 1²। तो जो Fe आएगा वो कितना आएगा, 9 × 256 × 10⁻, कितना लिख दूँ बेटा, इसे लिख देता हूँ मैं, 10 चले गए -10 -29 न्यूटन आ जाता है। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है। यदि सेम इलेक्ट्रॉन को आप कंसीडर करो उनके मास के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को, और 1 मीटर दूरी पर ही रखने पर, तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स G से रिप्रेजेंट करते हैं, वो Gm1m2/r² होगा। और G की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁷ है ना, -7 6.67 × 10⁻11 होती है। और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 × 10⁻31 × 9 × 10⁻31 डिवाइडेड बाय r² यानी 1²। देखो कितना जाता है, 6.67 × 9.1 × 10⁻⁻, कितनी आ जाएगी, -62 -73 10⁻⁻73 न्यूटन आ जाता है। अब ध्यान से देखो, हम करने क्या जा रहे हैं, हम तुलना करने जा रहे हैं, है ना, तुलना करने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल और किसकी। अब ये हेडिंग डाल लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत स्थितिकी बल, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युत स्थितिकी बल की तुलना, हम तुलना करने जा रहे हैं। आगे बात समझ में, तुलना ऐसे, गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत स्थितिकी बल की तुलना। तो तुलना करेंगे तो देखो कैसे करेंगे कि जो Fe है और जो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को भाग दे देंगे तो कितना आएगा, वो तो आ जाएगा 9 × 2.25 × 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाय जो ग्रेविटेशन फोर्स आया 6.67 × 9.1, थोड़ा गलत लिख दिया, इंटू 10⁻31 है ना। तो 9.1 × 9.1 × 10⁻73। मैं इसे आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ प्रॉपरली कितना लगभग आएगा, है ना। ये है 9 × 2.25 डिवाइडेड बाय 6.67 डिवाइडेड बाय 9.1 डिवाइडेड बाय 9.1 यानी 3.6 इंटू 10⁻⁻2, और ये जो ऊपर जा कर के आ जाएगा 10⁻⁻29 इंटू 10⁻73, 3.6 इंटू ये आ जाता है कितना, -31 और 73, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और ये आ जाएगा 42 इंटू 10⁻42 42 टाइम्स आ जाता है। यानी कि ध्यान से देखो, हम देखेंगे इसे 3.6 को तो इग्नोर कर दो, तो जो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल है, वैद्युत स्थितिकी बल, वो लगभग क्या
42 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत 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 ज़्यादा अधिक होता है। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से सुनो, ये कितना है 10 की पावर 42 टाइम गुना, है ना। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स होता है। जो ग्रेविटेशन फोर्स है, मैं लिख देता हूँ, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या होता है? बहुत दुर्बल बल है। कैसा बल है? दुर्बल बल, क्षीण बल है। और जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसकी तुलना में इलेक्ट्रोस्टैटिक बल ये इससे बहुत अधिक बल है ना। दुर्बल स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इस तरीके से लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और दो गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत चुंबकीय बल, है ना, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या वैद्युत स्थिति बल भी कह सकते हो, आपसे तुलना कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और आता है आपकी तुलना करने के लिए, क्या कि दो इलेक्ट्रॉन की जगह क्या ले लेंगे? प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल। तो प्रोटॉन पे भी चार्ज तो इतना ही होता है प्लस ई, तो प्लस ई चार्ज तो इतना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इतना ही आ जाएगा। लेकिन जो उसका मान वो होता है, द्रव्यमान होता है किसका? प्रोटॉन का। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन लिखा था 1.67 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम होता है। तो आप क्या रखेंगे यहाँ पर? आप इसे 6.67 इंटू 10 की पावर -11, m1 को रखेंगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 डिवाइडेड बाय 1²। तो थोड़ा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, चेंज होकर के कितना हो जाएगा, मैं इसे रख देता हूँ। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले, ये क्या है? दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत चुंबकीय बल भी बोलते हैं, वैद्युत स्थिति बल की गणना हम करने जा रहे हैं। तो ये तो एज इट इज आ जाता है बेटा, लेकिन ये बदल जाता है। ये कितना जाएगा? 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू ये कितना जाएगा? 10 की पावर माइनस कितना आएगा? 27, 10 की पावर -27, 27 दूनी 54 और कितना हो गया? 11, तो 5 और 6, 10 की पावर -65। अब देखो इसे कैलकुलेट करके फिर से मैं एक बार करते हैं कैलकुलेट। 9 इंटू 2.25 डिवाइडेड बाय 6.67 डिवाइडेड बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 1.67, इतना आ जाता है 1.08 इंटू 10 की पावर -29 इंटू ऊपर चला जाएगा तो 65 हो जाएगा। तो लगभग ये तो 1 ही है, तो ये आ जाएगा 65 में से 29 घटाएंगे, 15 में से 9 गया, बचे 6 और 5 में 2 गया 3, तो लगभग 10 की पावर 36 Fe/Fg आ जाता है। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। यानी कि लगभग जो होगा ये 10 की पावर 36 गुना होता है। कभी कोई 10 की पावर 37 भी लिखता है, तो 10 की पावर 36 लिखो, 10 की पावर 37 लिखो, 10 की पावर 38 लिखो, वो तो बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब प्रोटॉन के लिए भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है ग्रेविटेशन फोर्स की तुलना में। कितना गुना होता है? 10 की पावर 36 गुना होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, सब प्रकृति में उपस्थित, स्टेटमेंट को लिख लेना आप कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में उपस्थित बलों में सबसे क्षीण बल माना जाता है। माना क्या जाता है? होता ही है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलेंगे, वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा अधिक होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो जब हम गुरुत्वाकर्षण बल, जब हम वैद्युत स्थिति की बल को कंसीडर करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर है क्या बात? तो जहाँ पर हम चार्जों के साथ खेलते हैं वहाँ पर हम द्रव्यमान के बीच लगने वाले बल को नगण्य मान लेते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम, ऐसा नहीं है कि 2 पॉइंट मास रखे हैं तो उसके बीच हम गुरुत्वाकर्षण बल को भी सोचने लग जाएं, उसकी कैलकुलेशन करने लग जाएं, क्योंकि बल तो लगता है, बल तो ग्रेविटेशन बल तो लगता है, लेकिन बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। क्लियर है क्या बात? तो ये बात है। अब हम
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और करने जा रहे हैं बच्चों, जो कि बोर्ड में तो पूछा ही जाता है, साथ साथ में इसका उपयोग जो होगा वो नीट और जेईई मेंस में भी बहुत अधिक होता है। तो मेरे ख्याल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो है वेक्टर के कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा, है ना। कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लिखो बेटा, हेडिंग डाल लो आप। हेडिंग क्या डालोगे, लिखो ये कूलाम सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप। और जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप उस तरीके से ही इसे पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। कूलाम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप मतलब आपको कूलाम के नियम में जो फोर्स आपने निकाला है उसको क्या करना है, आपको सदिश रूप में भी लिखना है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको यदि ये Q1 और Q2 दो आवेश हैं तो उनके बीच r दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच जो बल लगता है वो इक्वल एंड अपोजिट यानी कि बराबर और विपरीत दिशा में लगता है, और उनका मान Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये तो इसका परिमाण था, बल का परिमाण। लेकिन बल कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक आवेश बिंदु A पर स्थित है और दूसरा आवेश Q2 बिंदु B पर स्थित है। अब मान लेते हैं कि हमारा क्या है, मूल बिंदु है और जो A है इसका जो स्थितिज सदिश है वो r1 वेक्टर है और इसका स्थितिज सदिश r2 वेक्टर है। क्लियर है क्या बात, है ना। ये बात है ना। व्हाट इज r1 वेक्टर, मैं लिख देता हूँ प्रॉपरली। r1 वेक्टर, इसे O मान लेते हैं, इसे A मान लिया, इसे B मान लिया। r1 वेक्टर क्या है, Q1 आवेश का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। R2 इज व्हाट, R2 इज Q2 आवेश का स्थितिज सदिश, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्लियर है क्या बात। हाँ, हम क्या करेंगे, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी को भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है क्या बात। Q1 आवेश है। अब ये देखो, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये Q2 आवेश है और Q1 आवेश है। थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं कि दोनों आवेश समान हैं। दोनों आवेश समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस पे जो बल लगेगा उसे हम क्या लिखेंगे, 2 पर आवेश Q2 पर आवेश 2 पर 1 के कारण जो बल लगता है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे F2,1। तो बेटा F2,1 को हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 2। अरे यार हिंदी में लिख देना, आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण बल, है ना। फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, 1,2, 1 पर बल लगेगा किसके कारण, 2 के कारण। तो इसका नाम क्या होगा, ये तो है 2 पर बल 1 के कारण, यह 1 पहले आवेश पर बल दूसरे के कारण। क्या है, आवेश 1 पर बल, है ना, आवेश 2 के कारण, आवेश 1 पर बल 2 के कारण। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था जब इसका हम मैग्नीट्यूड पढ़ा था, इसका हमने मान पढ़ा था कि F1 और F2, इसे F1 मान लेते हैं, इसे F2 मान लेते हैं, कि इन दोनों के जो परिमाण होंगे F2,1 और F1,2 के जो परिमाण होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। और वो किसके इक्वल होगा बेटा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होगा। और R क्या है बेटा, R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, है ना, इन दोनों के बीच की दूरी है R। क्लियर है क्या बात। अब हमें इसे लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो ध्यान से सुनना, समझना, वेक्टर के कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर लेना। कैसे, ध्यान से देखो, यदि आपको यूनिट वेक्टर लिखना होता है तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड दे दें। ऐसे आपने पढ़ा होगा कई बार, यहाँ मैंने F से रिप्रेजेंट कर दिया। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर जो बल होगा
बल वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इनटू मॉड ऑफ एफ। एफ को मॉड ऑफ एफ को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल एफ भी लिख सकते हैं। क्लियर है के बाद ध्यान से देखो। अब ये बताओ मेरे को कि यदि मेरे को f2,1 वेक्टर निकालना है तो मेरे को इस डायरेक्शन में इसे जो दूरी है इसे हम क्या मान ले, वेक्टर मान लें। तो जो ए बी वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, आर वेक्टर हो जाएगा। और इसकी दिशा में ए बी की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होगा, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या कि आर नोड क्या है, आर नोड इज ए यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। क्या है ये, आर नोट जो होगा वो वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर के इक्वल होता है और इसे हम सिंपल आर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। ये क्या है, एकांक सदिश, इकाई सदिश भी बोल सकते हो, एकांक सदिश f2,1 की, या f2,1 नहीं, ए बी सदिश की दिशा में, किसकी दिशा में, ए बी सदिश की दिशा में। क्लियर है क्या बात, ए बी सदिश की दिशा में। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। ये क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर, एकांक सदिश ए बी की दिशा में वेक्टर है यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया आर वेक्टर। तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट वेक्टर जो होगा वेक्टर आर अपॉन आर के इक्वल हो जाता है। अब देखो f2,1 वेक्टर जो है वो वेक्टर ए बी यानी वेक्टर आर की दिशा में है। तो इसके हिसाब से, है ना, जो यदि आपको f2,1 वेक्टर लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2,1 के मैग्नीट्यूड को यानी इसके परिमाण को इसकी दिशा में इकाई सदिश से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है क्या बात। तो f2,1 का मैग्नीट्यूड और f1,2 का मैग्नीट्यूड दोनों तो सेम था परिमाण, तो कितना हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर हो जाता है। तो बेटा 2,1 वेक्टर जो सदिश रूप है वो कैसे लिखा जाएगा, f2,1 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश हो जाता है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात हम आते हैं, मैं इसे साफ कर देता हूँ, ये थोड़ी थ्योरी है जिसे आपको लिखना चाहिए, वेक्टर की हेल्प से हम इसे लेकर के आते हैं। क्लियर है क्या बात। अब देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी, अभी थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई करना है, वो हम कैसे करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से कि इन ट्राइंगल, यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ओ ए बी, देखो वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ये बिल्कुल बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। ओ ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर है R1 वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या है, दिस इज R वेक्टर, ओ बी वेक्टर क्या है, दिस इज R2 वेक्टर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेक्टर R वुड बी इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर आ जाता है। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, ये तो वेक्टर R आ गया है जो कि हमें यहाँ पे निकालना होगा। दूसरी बात क्या है कि यदि आप इसके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की बात करते हो तो हम वेक्टर R के परिमाण को कैसे लिखते हैं, R ही सिंपल लिख लेते हैं, यानी कि इसका जो परिमाण होगा वो R2 माइनस R1 वेक्टर के इक्वल भी होगा। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर उसे हम क्या लिखेंगे, वेक्टर R अपॉन R भी लिख सकते हैं। तो इसे यदि आप मॉडिफाई करते हो इस फॉर्मूले को, तो f2,1 ध्यान से देखना बेटा, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर तो एज इट इज आ जाता है। यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, वेक्टर R अपॉन R लिखते हैं। व्हाट इज R, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। ये R क्या है, ये वेक्टर R का परिमाण है। तो देखो कितना हो जाएगा, ये k q1 q2 अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर R हो जाता है। लेकिन वेक्टर R क्या था, इसे और सिंपली वे में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा k q1 q2 अपॉन आर क्यूब। R तो क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का मापांक, या इसे आप परिमाण भी बोल सकते हो, इनटू वेक्टर R क्या है, वेक्टर R है R2 माइनस R1। क्लियर है के बाद। तो इस प्रकार से आप f2,1 लिख सकते हो। दिस इज द f2,1, है ना।
तो K Q1 अपॉन R2 माइनस R1 2,1 ये क्या है 2,1 क्या है बेटा चार्ज 2 पर बल आवेश 2 पर बल 1 के कारण 2 पर बल 1 के कारण R2 माइनस R1 इसी तरीके से यदि आप F1,2 निकालोगे इसका मतलब क्या है कि 1 पर बल 2 के कारण क्या आएगा K Q1 Q2 यहाँ पे क्या लिखूं R1 माइनस R2 लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में डिवाइडेड में क्या आ जाएगा R1 माइनस R2 का क्यूब। वैसे तो इन दोनों की वैल्यू सेम ही होगी लेकिन हमें जिससे कि लिखने में हमें आसानी लगे हमें समझ में आए तो हमें क्लियर होगा। अब दूसरी बात ध्यान से देखो यदि आप इन दोनों को चीज़ों को देखोगे ये तो पॉजिटिव है केवल यहाँ R1 माइनस R2 है। यदि आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो R2 माइनस R1 बन जाएगा बाकी सेम रहेगा। तो आप ध्यान से देखोगे F2,1 वेक्टर इज इक्वल टू F1,2 वेक्टर। इसका मतलब ये न्यूटन के थर्ड नियम का भी पालन करते हैं है ना तीसरे नियम का भी पालन करते हैं यानी प्रत्येक एक्शन के लिए रिएक्शन होती है यानी कि प्रत्येक क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होती है। यदि एक Q1 आवेश इस पर बल इधर की ओर लगाता है तो ये भी इस पर बल लगाएगा अपोजिट दिशा में विपरीत दिशा में लेकिन बराबर परिमाण का। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। क्लियर है क्या बात? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आना चाहिए बच्चों। ये आपको कूलाम के सदिश रूप एक बार आप इसे दोबारा से देख सकते हो। अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला है ना और ये इस तरीके से फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। वेक्टर F इस कभी कभी हम बच्चे क्या लिखते हैं जो किताबों में लिखा रहता है स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं है ना क्या इसे F2,1 नहीं लिखते वो केवल वेक्टर F लिख देते हैं ऐसे वेक्टर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत सही रिप्रेजेंटेशन है लेकिन ये नहीं बताता कि ये बल किस आवेश के कारण किस पर लग रहा है। तो आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि थ्योरी में आए तो जैसे आपके सर ने पढ़ाया है आप उस प्रकार से लिख सकते हो जैसा आपको स्कूल में पढ़ाया गया है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें है ना। क्योंकि गुरुजी जो होते हैं वो वही नंबर देते हैं जैसा तभी नंबर अच्छे देते हैं जैसा गुरुजी ने क्लास में पढ़ाया है आप वैसा लिख करके आओ है ना। लेकिन बोर्ड में ध्यान रखना बच्चों बोर्ड में आपको वही लिखना है जो किताब में लिखा गया है ना। दोनों तरीके से सही है दोनों ही तरीके सही होते हैं ठीक है। तो ये था कूलाम का नियम था बेटा सदिश रूप में। हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे जो नया टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है वो है बहु आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत है ना। बहु आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत है ना। देखो बहु आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे बहु ऐसे लिखो बहु आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अध्यारोपण का सिद्धांत इसे प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास ये Q1 Q है ना इस तरीके से Q1 Q2 और Q3 इस प्रकार से आवेश हैं। अब ध्यान से देखो Q1 Q2 Q3 इस प्रकार से आवेश हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास एक Q नोड आवेश है। क्लियर है क्या बात? Q नोड आवेश है तो माध्यम में हमारे पास 4 आवेश हैं 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। तो यदि हम Q1 को Q नोड को कंसीडर करें तो सबसे पहले ये बताओ कि इस पर जो बल लगेगा सभी पॉजिटिव हैं वो कौन सा लगेगा वो इधर लगेगा है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे बल ऑन F नॉट बल ऑन 0 लिखेंगे ना ड्यू टू 1 ऐसे लिखेंगे। इसी तरीके से यदि आप Q2 को देखोगे तो Q2 के कारण भी बल लगेगा और इस बल को क्या बोलोगे आप F बल ऑन नॉट 0 बिकॉज ऑफ 2 और इसे क्या बोलेंगे बल ऑन
0 बिकॉज ऑफ 1। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके अब ध्यान से देखो, इसे मैं Q3 को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो Q3 के कारण जो बल लगेगा वो कैसे बल लगेगा बेटा? इधर की ओर बल लगेगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम? बल ऑन नोड बिकॉज ऑफ 3। क्लियर है क्या बात? अब ध्यान से देखो, तो ये जो आपका Q नोड आवेश है, इस पर जो कुल बल होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बहु आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि जो नेट बल लगेगा, है ना, नेट बल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? एक मिनट लिखते हैं। ये जो इस पे नेट बल लगेगा वो क्या होगा? इन तीनों चारों पांचों बलों के सदिश योग के बराबर होगा। F0,1 प्लस F0,2 प्लस F0,3 एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बात? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। F0,1 क्या है बेटा? Q नोड पर Q1 के कारण बल। क्लियर है क्या बात? F नोड क्या है? F0,2 क्या है? Q नोड पर Q नोड के कारण बल, है ना। इसी तरीके से F0,3 क्या है बेटा? Q नोड पर Q3 के कारण बल एंड सो ऑन। ऐसे ही करके लिखे। तो आप यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन लिख लो क्या कि बहु आवेशों के मध्य अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, देखो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल, किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल उस पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है ना। अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से अध्यारोपण का सिद्धांत लिख लेते हैं। इसे थोड़ा और हम मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे? जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि F2,1 है तो K Q1, Q2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? R2 माइनस R1 का क्यूब आएगा इनटू वेक्टर R2 माइनस R1। इस तरीके से आ जाता है ना। बात आई समझ में? तो या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं कि K Q1 Q2 अपॉन कैसे लिखें? R2,1 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R2,1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो R2,1 ही है ना, R2 माइनस R1 ऐसे लिखेंगे। तो यूनिट वेक्टर R2,1 जो होगा वो कितना हो जाएगा? यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा R2,1 बराबर है ना मोड ऑफ R2,1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ R2 माइनस R1 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए साफ कर देता हूँ। तो ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखोगे कैसे कि यदि मैं F0,1 लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा? K Q नोड, है ना, Q नोड Q1 अपॉन कितना लिखूं? R0,1 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R0,1 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो K Q नोड Q1 अपॉन R0 स्क्वायर 1 और यूनिट वेक्टर को लिखेंगे वेक्टर R0,1 अपॉन R0,1। तो कितना हो जाएगा ये? K Q नोड Q1 अपॉन R0,1 का क्यूब इंटू वेक्टर R0,1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट तरीके से कराते हैं, इसलिए मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ गई। इसमें इस तरीके से भी लिखते हैं बेटा, इस तरीके से भी लिखते हैं, स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्यूब के टर्म में भी लिख सकते हैं। आप दोनों तरीके से लिख लेना जैसा आपके स्कूल में पढ़ाया हो गुरुजी ने। आप एक बार पूछ लेना कौन सा सही है। सही तो दोनों ही है, लेकिन आप पूछ लेना जिससे आपको नंबर मिले। मैं इसे लेकर के चलता हूँ। जैसे नोड पर Q नोड पर 2 के कारण जो बल लिखेगा वो K
क्यू नोड Q2 अपॉन क्या लिखूं R नोड कोमा 2 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R नोड कोमा 2 हो जाएगा। दिस इज यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से यदि आप तीसरे पर Q नोड पर तीसरे आवेश के कारण बल निकालोगे तो Q नोड इंटू Q3 डिवाइडेड बाय R नोड कोमा 3 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर नोड कोमा 3 हो जाता है एंड सो ऑन। सो दिस इज F नोट कोमा 1, F नोट कोमा 2, F नोट कोमा 3। इसलिए जो F नेट आएगा बेटा हम इन सबको जोड़ देंगे। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो ध्यान से देखो इसमें कुछ चीज़ कॉमन आ जाएगी। कॉमन क्या आ जाएगी? के क्यू नोड तो कॉमन आ जाएगा, है ना। के क्यू नोड चलो कॉमन नहीं लिखते हैं, बस ऐसे लिखते हैं के क्यू नोड Q1 R नोड स्क्वायर कोमा 1 यूनिट वेक्टर कोमा 1 प्लस के क्यू नोड Q2 डिवाइडेड बाय R नोड कोमा 2 का स्क्वायर R नोड कोमा 2 का यूनिट वेक्टर प्लस के क्यू नोड Q3 अपॉन R नोड कोमा 3 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R नोट कोमा 3 एंड सो ऑन। और भी आ सकते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे कि इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं समेशन के क्यू नोड क्यू आई, बहुत सारे वो हो सकते हैं ना 1 2 3 डिवाइडेड बाय R नोट कोमा आई का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ऑफ R नोट कोमा आई। इस तरीके से आप F नेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये किसका साइन है? समेशन का साइन है, सिग्मा हम इसे बोलते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है बेटा? अध्यारोपण का सिद्धांत किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। बल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको कई तरीकों से बता दिया। आप इसे जब आप यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो सेम आप इसे क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ के क्यू नोड क्यू आई अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा? R नोड कोमा आई का क्यूब इंटू अब वेक्टर R आ जाएगा, R नोट कोमा आई आ जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लेना है। दोनों भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, अध्यारोपण के सिद्धांत में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता रहा है और नीट और जेईई मेंस में भी इसका उपयोग बाद में होगा। तो हेडिंग डालिए आप सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण होता क्या है? क्लियर है क्या बात? तो लिख लो बेटा सतत आवेश वितरण क्या होता है। मैं बताता हूँ आपको। सतत और विविक्त दो शब्द होते हैं। कौन कौन से शब्द? सतत और विविक्त, है ना। विविक्त। सतत को इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो लगातार होता है। विविक्त का मतलब जो लगातार नहीं होता। विविक्त को इंग्लिश में डिस्क्रीट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। सतत का मतलब जैसे चार्ज है तो यहाँ भी चार्ज है, 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 यहाँ भी चार्ज है। ये सतत आवेश है। और डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पे चार्ज है तो थोड़ी दूर के बाद चार्ज है, थोड़ी दूर के बाद चार्ज है, थोड़ी दूर के बाद चार्ज है, इस तरीके से। क्लियर है क्या बात? तो सतत इस प्रकार से हो सकता है ना। जैसे मैं आपको एक सतत का और डिस्क्रीट का, कॉन्टिन्यूअस का और डिस्क्रीट का, सतत और विविक्त का मैं आपको वो दे दूँ, क्या नाम है, एग्जाम्पल की कॉन्टिन्यूअस को जैसे मान लेते गिनती है। गिनती तो कॉन्टिन्यूअस होती है ना। जैसे 1 है, 1.100, 1.002, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 लगातार होती रहती है। लेकिन अगर जो मान लिया आप पर्सन की गिनती करो, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि 1.15 बच्चा है। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं या 45 बच्चे हैं या 46 बच्चे हैं, तो डिस्क्रीट है। ऐसा नहीं है कि 40.1 बच्चा है, 40.15 बच्चा है, 40.2 बच्चा है, इस तरीके से नहीं होता है ना। तो वो क्या होते हैं, जो आपकी क्लास में बच्चों की संख्या वो डिस्क्रीट है ना। जबकि अभी आप गिनती पढ़ते हो
या आप पैसे लेते हो, पैसे भी क्या हो सकते हैं भाई, 1 पैसा 2 पैसा है ना, 1 रुपया 2 रुपया पॉइंट में हो सकता है, तो वो भी आप कॉन्टिन्यूस लिख सकते हो, मान सकते हो। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन सतत एंड विविक्त। ठीक है, विविक्त और सतत में अंतर। अब सतत आवेश वितरण क्या होता है, इसकी परिभाषा भी लिख लो आप तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। लिखो ऐसा वितरण जिसमें आवेश पास पास न होकर, ऐसा वितरण जिसमें आवेश पास पास ना होकर, पास पास वितरित ना होकर बहुत ही पास, ऐसा वितरण जो पास पास, अरे गलत लिखा दिया मैंने, है ना, मैंने इसमें से देख करके हिंदी में से गलती हो जाता है। लिखो पहले, सतत आवेश वितरण क्या होता है, ऐसा आवेशों का ऐसा वितरण, ढंग से लिखो, आवेशों का ऐसा वितरण जो पास पास और बहुत नजदीक होता है, वो सतत आवेश वितरण कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन सा प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, है ना। दूसरा क्षेत्रीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण। और तीसरा जो होता है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। मैं आपको समझा देता हूँ, मैं भूल गया हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन बाद हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हिंदी को मेरे को बार बार देखना पड़ता है। ठीक है, जो रेखीय आवेश वितरण है, मैंने आपको बताया सतत आवेश वितरण, यदि आप आवेश इस प्रकार से है कि वो दूर दूर ना होकर के बहुत ही पास पास हो और बहुत ही नज़दीक हो, तो ऐसे वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये 3 प्रकार का हो सकता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं रेखीय आवेश वितरण, है ना। रेखीय, पहली हेडिंग डालो बेटा, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण को हम इंग्लिश में लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवेश वितरण, जब आवेश, लिखो रेखीय आवेश का वितरण का मतलब है जब आवेश एक रेखा में लगातार वितरित हो, जब आवेश रेखा में लगातार वितरित हो, तो ऐसे वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है, ऐसे वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, एक रेखा में है ना। मैं दूसरा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, जैसे मतलब ये सर्कुलर आर्क है, वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार वलय है। तो यदि आपने आवेश इस पे इस प्रकार से दिया हुआ है ना, रेखा का मतलब ये नहीं है कि वो सीधी लाइन में हो, वो है कि एक लाइन में हो, ऐसे करके एक लाइन में चल रहा है। तो ये किस प्रकार का वितरण है, रेखीय आवेश वितरण है। क्लियर है क्या बात। और जो इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो कूलम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इसकी मान लेते हैं लेंथ L है, मैं इसे साफ कर देता हूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, हाँ, इसकी मान लेते हैं। अब इस पे जो है आवेश कितना है, Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, से इस पर वितरित है। तो जो लीनियर आवेश घनत्व होगा, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश घनत्व जो होगा इसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गलत लिखा दिया, रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या है आपका, टोटल आवेश एक लेंथ पे रिप्रेजेंट पर वितरित है। तो जब रेखीय आवेश वितरण हो तो इसे लिखने के लिए जो पद यूज होता है ना, इसलिए इस वितरण को उपयोग में लाने के लिए उपयोग में आने वाला पद, इस वितरण को उपयोग में लाने वाला पद कौन सा कहलाता है,
रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। लिख लो, इस रेखीय आवेश वितरण को उपयोग में लाने वाला पद रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहलाता है। और ये होता क्या है बेटा, लैम्डा जो होता है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, कुल आवेश, रेखा पर कुल आवेश डिवाइडेड बाय उसकी लंबाई के बराबर होता है। तो कुल आवेश कितना है इस रेखा पर, मान लिया ए और बी कोई रेखा है, उस पर कुल आवेश Q है, उसकी लंबाई कितनी L है, तो कितना हो जाएगा बेटा, उसका रेखीय आवेश घनत्व Q/L हो जाएगा। यूनिट क्या होगी इसकी, लैम्डा इजिकल टू Q/L, और यूनिट जो होगी इसका मात्रा कूलम पर मीटर हो जाएगा। इसका मतलब यदि आपको किसी रेखा का, किसी आवेश का रेखीय आवेश वितरण पता है तो आप उससे Q इंटू, है ना, उसकी लैम्डा को उसकी टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। आगे बात समझ में, जैसे कि मान लेते हैं कि ये रेखा है और इस रेखा पर आवेश घनत्व कितना है बेटा, रेखीय आवेश घनत्व इसका लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। यदि आप इसकी एक स्मॉल लेंथ कितनी है, छोटी लंबाई, इसकी dl यदि आप कंसीडर करो तो इसमें जो आवेश होगा वो कितना मान लें, dq मान लें। एलिमेंटल लेंथ बोलते हैं इसे, है ना, एलिमेंटल लेंथ बोलते हैं और एलिमेंटल आवेश बोलते हैं। तो जो एलिमेंटल लेंथ में एलिमेंटल आवेश dq होगा, तो dq कैसे मिलेगा हमें, इधर लिख लेना, dq जो मिलता है इसके नीचे लिख लेना बेटा, dq जो मिलेगा वो लैम्डा को उसकी लंबाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो dq इक्वल टू लैम्डा dl मिल जाता है। क्लियर है क्या बात, तो ये बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। यदि अब देखो, ध्यान से देखो, इसका उपयोग कैसे करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, ये कोई चार्ज, ये कोई लंबाई है या कोई तार है और उस पर आवेश रेखीय रूप से वितरित है ना। और यदि आप इस पॉइंट पर फोर्स निकालना चाहते हो तो आप इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा कूलम रेखीय आवेश घनत्व, इसे लैम्डा दे रखा है, तो आप क्या करोगे, आप इस पूरे के कारण फोर्स निकालना है तो आप छोटा सा एलिमेंट dl एलिमेंट कंसीडर करोगे और उस पर चार्ज कितना होगा बेटा, dq होगा। तो आप इस पूरी की वजह से बल तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इस dq की वजह से, जैसे यहाँ पे dq रख दिया, ये क्या है dq, और इसकी वजह से स्मॉल फोर्स df तो लिख ही सकते हो। मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है इसकी, r है, तो जो df होगा वो कितना लिखा जाएगा, df जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा k dq, है ना, और इसे q नोड मान लेते हैं, k dq q नोड अपॉन r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r। क्लियर है क्या बात। और dq की वैल्यू कितनी होगी, dq की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा इंटू dl हो जाएगी। तो यहाँ रख देंगे k लैम्डा dl q नोड, है ना, वेक्टर r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर df। अब हम क्या करेंगे, यदि आपको टोटल बल निकालना है तो तरीका क्या होगा, दोनों ओर समाकलन कर दोगे तो जो F नेट आएगा इस पॉइंट P पर या F पॉइंट P पर वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा q नोड अपॉन r स्क्वायर इंटू r नोड और dl वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसका उपयोग होता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं नीट और जेईई मेंस में, तो इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता। बोर्ड का पढ़ाने का तरीका है बेटा। यदि आपको इसका डेरिवेशन इसका एप्लीकेशन देखना है तो आप नीट और जेईई मेंस में हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंग्लिश में है, जिसे हम हिंदी में भी करने की कोशिश करेंगे, आप देख कर जा करके पढ़ सकते हो, है ना, ये बात है। तो अब पहला तो हो गया रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है पृष्ठ आवेश घनत्व, है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व। सेकंड हेडिंग डालिए बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंग्लिश पृष्ठ आवेश घनत्व नहीं, पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो लिख लीजिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब आवेश
किसी सतह पर वितरित हो। जैसे मान लेते हैं ये एक डिस्क है और सतह पर जब आवेश सतह के पृष्ठ पर वितरित एक समान रूप से वितरित होता है। जब आवेश सतह के पृष्ठ पर वितरित होता है तो उस वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। उस वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण कब होगा? जब वो सतह पर वितरित होगा। इसको उपयोग में, यहाँ से लिखो, इसको उपयोग में लाने के लिए पृष्ठ आवेश वितरण को उपयोग में लाने वाला पद, पृष्ठ आवेश वितरण को उपयोग में लाने वाला पद क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व होता है जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा बेटा? यदि इस पर टोटल चार्ज Q है और इसका क्षेत्रफल कितना है, इस डिस्क का क्षेत्रफल कितना है, एरिया A है ना, पाई आर स्क्वायर होगा, वो बात अलग है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व जो होगा वो कुल आवेश डिवाइडेड बाय कितना लिख दूं, कुल आवेश डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल होता है ना, यानी Q बाई A होगा। तो सिग्मा जो होता है, सिग्मा, ये सिग्मा है, इज इक्वल टू कितना होगा, Q बाई A, यानी कि इसका जो मात्रक होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर ही होगा। आगे बात समझिए, कूलम पर मीटर स्क्वायर ही होगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, हाँ। यानी कि अगर जो आप देखो, एक ये पृष्ठ आवेश दे रखा है इस तरीके से, है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व इसका कितना है बेटा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर मान लिया दिया हुआ है। वो सिग्मा भी लिख कर दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप इसके एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया ds को कंसीडर करो, क्लियर है क्या बात, किसे कंसीडर करो, ds को कंसीडर करो, तो इसमें जो एलिमेंटल क्षेत्रफल में एलिमेंटल आवेश है dq है, वो कितना होगा, सिग्मा को उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है ना, तो आवेश निकालने के लिए q को क्या करेंगे, यदि आपको q निकालना है तो एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे एरिया कितना है, क्षेत्रफल है यहाँ ds, और सिग्मा तो आवेश घनत्व दे रखा है, और ds से मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, dq आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जैसे मान लिया ये सरफेस दे रखी है और इस सरफेस पर आवेश घनत्व दे रखा है ना, और इस सरफेस का आवेश घनत्व कितना है बेटा, सिग्मा। तो और आपको इस पॉइंट पर कोई पॉइंट P है ना, और इस पर आपको कुल फोर्स निकालना है, Q नोड पर फोर्स निकालना है। तो क्या करोगे आप, एक dq आवेश ds एरिया का dq आवेश मान लोगे और इसके कारण क्या लिख दोगे, df लिख दोगे। तो df क्या होगा बेटा, k dq q नोड अपॉन r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r हो जाएगा। तो यदि आपको देखो तो dq कितना लिखूंगा मैं, dq जो लिखूंगा सिग्मा इंटू ds लिखूंगा। अभी आपको बताया Q को कैसे निकालते हैं, सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत छोटा सा एरिया है ds, तो सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो छोटे से एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई करके छोटा सा आवेश आ जाएगा, एलिमेंटल आवेश बोलते हैं जिसे, है ना। कि dq कितना लिखूँ, सिग्मा इंटू ds q नोड अपॉन r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r। तो जो f निकालना है टोटल, तो इंटीग्रेशन ऑफ df कर देते हैं हम, और इंटीग्रेशन कर देंगे k सिग्मा q नोड अपॉन r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r ds। इस और सिग्मा भी तो आएगा, है ना, सिग्मा मैंने गलत लिख दिया, k सिग्मा q नोड अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r तो बाद में आएगा, और ये आ जाएगा ds। तो इस तरीके से आप टोटल बल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये है। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले आवेश वितरण की, और तीसरा वाला जो आवेश वितरण है वो कौन सा होगा, आयतनिक आवेश वितरण। आयतन, थर्ड जो है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब आवेश क्या हो, जब आवेश आयतन पर वितरित हो, जब आवेश आयतन पर वितरित होता है। तो ऐसे वितरण को
आयतन आवेश, आयतनिक आवेश वितरण बोलते हैं। जैसे मान लिया ये एक क्यूबॉइड है ना, घन है, और इसके आयतन के अंदर, इसके आयतन में मतलब इसके हर एक जगह अंदर अंदर ठूस ठूस के जो है वो क्या भरा हुआ है, आवेश भरा हुआ है। तो इस प्रकार के वितरण को क्या बोलते हैं हम, आयतन आवेश वितरण बोलते हैं। यदि मान लिया इसमें Q चार्ज दे दिया है और इसका कुल आयतन कितना है बेटा, इस कुल आयतन V है, तो आयतन आवेश वितरण को उपयोग में लाने वाला पद लिख लो, यहाँ पर लिख लो, आयतनिक आवेश वितरण को या आयतन आवेश वितरण को उपयोग में लाने वाला पद है ना, आयतन आवेश घनत्व होता है। आयतन आवेश घनत्व होता है, घनत्व होता है। इसे रोह से प्रदर्शित करते हैं, इसे रोह से प्रदर्शित करते हैं। और रोह क्या होगा, कुल आवेश डिवाइडेड बाय, कुल आवेश डिवाइडेड बाय आयतन। क्लियर है क्या बात, कुल आवेश कितना होगा Q, आयतन कितना होगा V। तो रो जो होगा वो Q/V होगा, तो इसका मात्रा कूलम पर मीटर क्यूब होता है। तो यदि आपको रो दिया हुआ है और आपको किसी आयतन में आवेश निकालना है, तो उसे आप क्या करोगे, आयतनिक आवेश घनत्व को, इसे क्या बोलते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है क्या बात, कैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक ये वॉल्यूम है इस तरीके से, और इसमें हमारा जो आवेश है वो पूरी तरह से वॉल्यूम के अंदर ठूस ठूस के भरा है। क्लियर है क्या बात, यानी कि पूरे आयतन पर एक समान रूप से वितरित है, और इसका आयतनिक आवेश घनत्व रो कूलम पर मीटर क्यूब दे रखा है। और आपको क्या करना है, किसी पॉइंट P पर, जो कि यहाँ से किसी दूरी से क्या है P पर आपको बल निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप एक स्मॉल एलिमेंटल आयतन, छोटा सा आयतन कंसीडर करोगे। तो छोटे से आयतन में जो छोटा सा आवेश dq होगा वो कैसे प्राप्त होगा, रो को उसके छोटे से आयतन से गुणा करके। तो इसके कारण जो बल होगा वो dF होगा। टोटल F तो नहीं निकाल सकते क्योंकि छोटे छोटे से आवेश इससे डिफरेंट दूरी पर हैं, अलग अलग दूरी पर हैं, लेकिन इस छोटे से आवेश के कारण है ना, इस छोटे से आवेश के कारण छोटा सा बल तो निकाल सकते हैं ना, ये बात है। तो dF जो होगा, पहले तो हम dq लिख देते हैं, dq जो होगा वो रो इंटू dV होगा, और जो dF होगा वो कितना होगा, k dq q नोट अपॉन r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r होगा। और k dq को क्या लिख लेंगे बेटा, रो dV इंटू q नोट अपॉन r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r लिख लेंगे। तो ये आ जाता है एलिमेंटल फोर्स, जिसे छोटा सा फोर्स बोलते हैं, है ना, dF। और यदि आपको टोटल फोर्स निकालना है तो टोटल फोर्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dF होता है, इंटीग्रेशन कर देंगे, और k q नोट रो अपॉन r स्क्वायर और dV इंटू r नोट के इक्वल आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए था। ये डिफरेंट टाइप का आवेश वितरण जो होता है इस प्रकार से होता है, आयतनिक आवेश वितरण, है ना, रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण। आवेश वितरण हमने इसमें पढ़ाया, और कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ाया, है ना, और भी कई सारी चीज़ें बताई आपको। तो आप निश्चित रूप से आप इन चीज़ों को पढ़िए, अपनी किताबों से पढ़िए, अपने नोट से पढ़िए, है ना। हमने एक लिंक भी दिया हुआ है नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जा कर के क्लिक करोगे तो उसमें आपको एक हिंदी में PDF मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके हिंदी के नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स ले सकते हो। दूसरा, यदि आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में डील करनी है, पढ़ना है, आपको डिस्कशन करना है, तो आप हमारे इंग्लिश के अभी तक तो हमने इंग्लिश के ही नोट्स बनाए, हिंदी में भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, नीट और JEE मेंस में हम समझाएंगे। क्लियर है क्या बात। आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ कॉन्टिन्यूस सतत बने रहना है, लगातार बने रहना है ना, डिस्क्रीट नहीं बने रहना है, सतत बने रहना है। और इन वीडियोस को भंभोले एकेडमी के लिए, भंभोली एकेडमी को जो यूट्यूब पे चैनल हमने चलाया हुआ है, इसे आप अपने दोस्तों को सूचित करो कि भाई जाकर के वहाँ पर ये हमारा मटेरियल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।